सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। नागार्जुन का जीवन परिचय तथा उनके दो कविताएं अकाल और उसके बाद तथा बादलों को घिरते देखा है इसी वीडियो में। आइए बात करते हैं नागार्जुन के पहले जीवन परिचय और उनकी काव्यगत या साहित्यिक विशेषताओं की। आधुनिक कबीर कहलाने वाले प्रसिद्ध कवि जो है नागार्जुन हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनको द्वितीय कबीर भी कहा जाता है। मैथिली के भी ये बहुत अच्छे लेखक हैं और इसलिए इनका जो असली नाम है वो वेदनाथ मिश्र है। असली नाम वेदनाथ मिश्र है। उनकी फक्कड़ और स्पष्ट बात कहे जाने के कारण इन्हें द्वितीय कबीर कहते हैं। बाबा इन्हें लोग वैसे कहते थे, मैथिली में लिखते थे ये वेदनाथ मिश्र से। यात्रियों ने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण और ढक्कन मिस्र भी इन्हें कहा जाता था। थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म इनका 1911 में बिहार के दरभंगा के तरौनी नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए। इनका बौद्ध शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। प्राकृत, पाली, बौद्ध दर्शन, अंग्रेजी, मैथिली, बंगला, गुजराती, हिंदी, ये सभी इनकी इतनी भाषा इन्होंने सीखी और बहुमुख प्रतिभा के धनी ये रहे हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं, एक जगह रुक के रहे नहीं हैं। श्रीलंका, सिंध, लुधियाना, काठियावाड़, इलाहाबाद, रूस, भारत के प्रमुख शहरों का भ्रमण इन्होंने किया है। मृत्यु इनकी 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में हुई है। आइए इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। काव्य संग्रह है युगधारा, ये यहाँ सभी रचनाएं नहीं है, प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आके, 1000 बाहों वाली, भगनदूत, पुरानी जूतियों का कोरस, हम भी ऐसे क्या, खिचड़ी विप्लव देखी हमने, तुमने कहा था। इस प्रकार की उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खंड काव्य जो है भस्माकुल है। उपन्यास रीतिनाथ की चाची, बल्सनामा, नई प्योद, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, कुंभी पाक, उग्र तारा, हीरक जयंती, पारो, इमरतिया और जमिनिया का बाबा, इस प्रकार के उपन्यास हैं। और मुख्यतः इनके उपन्यास रीतिनाथ की चाची, बल्सनामा और बाबा बटेश्वर नाथ ये आंचलिक उपन्यासों में आती हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो अनहीनम क्रियाहीनम उनका निबंध है। उन्होंने अनुवाद भी किया है गीत गोविंद का, मेघदूत का, विद्यापति की पदावली और विद्यापति की कहानियों का। उनकी कहानी संग्रह हैं आसमान में चंद तारे। आइए बात करते हैं उनके पुरस्कारों की। तो पुरस्कार उन्हें मिले हैं हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान उन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश का जो बड़ा पुरस्कार है भारत भारती, वो भी उन्हें मिला है। बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार और पत्रहीनम नग्न गाछ मैथिली काव्य रचनाओं पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अभी बात कर लेते हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं की, या उनके हम कह सकते हैं साहित्यिक विशेषताओं की। जैसा कि आपको पता है नागार्जुन एक प्रगतिशील उपन्यासकार, एक प्रगतिशील कवि रहे हैं। उन्होंने प्रगतिशील को एक हद तक ही प्रयोग किया है। आइए बात करते हैं उनकी विशेषताओं की। व्यक्तित्व का उद्घाटन। व्यक्तित्व, नागार्जुन का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है।
अभावग्रस्त जीवन उन्होंने जिया है। यात्री उपनाम से वो लिखते आए हैं। बौद्ध धर्म के संपर्क में आए और नागार्जुन उनका नाम तभी पड़ा। यही उपनाम ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली। नागार्जुन ने कविताओं में भोगे हुए अनुभव और यथार्थ को ही व्यक्त किया है। काव्य रचनाओं में कहीं कहीं व्यक्तिगत अनुभूतियाँ उभर कर सामने आई हैं। जैसे पैदा हुआ दीनहीन अपठित किसी कृषक कुल में, इस प्रकार उन्होंने अपनी व्यक्तिगतता का उद्घाटन अपनी ही कविताओं के माध्यम से किया है। दूसरा, उनके सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया है। नागार्जुन ने अभावग्रस्त दलितों की आवाज़ बनी है, उनकी समस्याओं को पहचाना है, उनकी बेचैनी को नज़दीक से महसूस किया है और समाज की आर्थिक और जो सामाजिक विसंगतियाँ हैं उसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। उनका विचार था कि सेठ, साहूकार, जमींदार, सामंत, शाही, नौकरशाही जन शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक उन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक शोषण की जो ये व्यवस्था है ये कभी परिवर्तित नहीं होगी। कवि अनेक स्थानों पर जो वर्ग वैमनस्य है उनकी एक कविता आई थी, पैसा चहक रहा नामक कविता में रईसों, किसानों, शौकत को उनके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वही लक्ष्मी नाम की कविता में महल और झोपड़ी को आमने सामने रखकर बेरोजगारी और मजदूरों की छटनी और ऋण व्यवस्था की समस्याओं को उन्होंने उभारा है। तीसरी मुख्य विशेषता है राजनीतिक चित्रण। मोस्टली प्रश्न यही पूछा जाता है कि उनकी राजनीतिक चित्रण या राजनीतिक चेतना के बारे में बताइए। तो पहले बताया जा चुका है कि उनकी राजनीति विचारधारा पर राहुल सांस्कृत्यान से वो प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार करना ही पड़ा कि वो राजनीति के क्षेत्र के बहुत बड़े विचारक थे, गंभीर चिंतक थे। अनेक विषयों पर उन्होंने निर्भीकता से अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। स्वदेशी शासक नामक कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रश्न चिन्ह लगाया है। शहीदों को जो है उन्होंने व्यर्थ में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और देश को आज़ाद कराया है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ ही लोग राज को भोग रहे हैं। उनकी कविता जो है आओ रानी हम ढोएंगे पालकी में इस प्रकार की विचारधारा सामने आती है। चौथी विशेषता की बात करते हैं, यथार्थ प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया है। प्रगतिवादी कवि होने के कारण उनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम था वो अत्यधिक था। उन्होंने प्रकृति का वर्णन काल्पनिक न करके यथार्थपूर्ण किया है। कवि ने प्रकृति चित्रण में न तो कल्पना की अतिशयता है न ही कृत्रिमता, वो सहानुभूति और यथार्थ पर टिकी हुई है। जैसे यहाँ हम दोनों कविताओं की बात करेंगे। बादलों को घिरते देखा है में प्रकृति चित्रण उभर कर सामने आया है। अगले विशेषता की तरफ चलते हैं, प्रणय भावना। नागार्जुन आक्रोश और विद्रोह के कवि थे। उन्होंने प्रेम की रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनकी प्रणय भावना, उनकी प्रेम निश्चल, साहित्यिक, दिव्य और संयमित है। उनका जो प्रेम है अलौकिक, अशरीरी और पवित्र प्रेम को उन्होंने बढ़ावा दिया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय भावना। नागार्जुन की कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मन और प्राणों से उन्होंने राष्ट्र प्रेम किया है। लेखक ने अपनी पूरी वफादारी से देश के प्रति वहाँ की दीन दशा का वर्णन किया है। जो हमारी जो आर्थिक दशा है जो पूर्णतः खोखली है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस स्थिति को उन्होंने बखूबी प्रस्तुत किया है। कवि के मन में विचार आया कि वह भी बंदूक चलाना सीख ले, फौलाद गलाकर मार्ग अस्त्रों का निर्माण करे। जी करता है सीखूं मैं बंदूक चलाना, जी करता है सीखूं मैं फौलाद गलाना।
जी करता है जन जन में भड़काऊं शोले, जी करता है नेदा पहुँच दागू गोले। आप समझ ही गए होंगे इन पंक्तियों के कारण कि ये क्रांतिकारी इनको कबीर क्यों कहा गया है। जन की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है कि जन भाषा कविताएं उन्हीं के लिए लिखी जानी चाहिए जो भी ये विषय उठा रही हैं, और जिसके लिए उठा रही हैं उसी की भाषा का प्रयोग करके उन्हीं को समझ नहीं आया तो सारा व्यर्थ है। सर्वत्र सादगी से भरे शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। वहीं तत्सम शब्दों या संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। लोक जीवन का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। लोगों की छोटी छोटी विचारों का, छोटे छोटे रहन सहन, उनकी शैलियों का प्रयोग उन्होंने किया है। एक विद्रोही और क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, जिसके लिए बाबा को कई बार जेल भी जाना पड़ा है। बहुत सारे अपवाद भी उन पे होते रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कवि कर्म को अच्छे से निभाया है। आइए बात कर लेते हैं उनकी कविता के मुख्य 4 या 5 पॉइंटों के माध्यम से रखी है। अकाल और उसके बाद एक लघु कविता है। अकाल के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। घरों में कई दिनों तक चूल्हे नहीं जलते हैं। कानी कुतिया उन्हीं के पास में बैठी है। छिपकलियाँ भी बार बार भीत के ऊपर गश्त कर रही है। बेजान चूहा थक कर सो गया है। अकाल समाप्त होने के बाद एक बार पुनः जीवन सक्रिय हो उठता है। घरों के चूल्हों में धुआं उठता है। छिपकलियों की गश्त जो है वो उन्हें भी खाने को कुछ मिलता है, और बेजान चूहे सभी की दिशा और दशा में परिवर्तन आ जाता है। अब बात करते हैं बादलों को घिरते देखा है। इसमें हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुषमा का सहज सुंदर प्रयोग इसमें किया है। बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, मानसरोवर की झील में खिले हुए फूल, कमल पर ओस की बूंदें, आकाश में घिरते बादल, असंख्य हंसों के जोड़े अत्यंत मनोरम दृश्य को बनाते हैं। कस्तूरी मृग, कुबेर, अलका नगरी के मेघदूत के कवि कालिदास की कल्पना, अतिशय कल्पना का विरोध और यथार्थ पर उन्होंने बल दिया है। किन्नर किन्नरियों का सुंदर जीवन, रहन सहन का उनका सुंदर चित्र खींचा है। उम्मीद करती हूँ दोनों जो कविताएं हैं उसकी अंदर जो भी प्रमुख बातें हैं वो आपको पता चली होंगी, और नागार्जुन के जीवन के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।